हेलो दोस्तों, नॉलेज कैप्सूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर लेकर आया हूँ, मूल अधिकार। मूल अधिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इंडियन पॉलिटी का, और इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। मोस्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अधिकार की बात हो रही है, और मोस्ट कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो सारे आर्टिकल मिक्स हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे आएगा। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 3 में, और यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में वर्णित है, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये रहा मोटा मोटी बात। मूलतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, और हटा करके इसको अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ये जो अधिकार हटाया गया, इस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है अब यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, या संपत्ति के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार में आता है। अब चलते हैं, इसके कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1931 में जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में यहाँ पर मूल अधिकार की बात की गई थी। जो कराची अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में जब संविधान बनने लगा तो उसमें जो मूल अधिकारों का जो प्रारूप पेश किया वह नेहरू जी ने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो 6 मूल अधिकार हैं इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों एक छोटा सा सेंटेंस याद रखिए। ये सेंटेंस है, समस्त शोध संस्कृति एवं शिक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के साथ। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद रखिए, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद रखने पर ज़्यादा दिन तक वो माइंड में नहीं रह पाता है, और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। समस्त में सम को एक साथ ली। सम मतलब समता, सम मतलब समता या समानता, और इसका अस्त से ले लीजिए स्वतंत्रता। तो जो 6 अधिकार जो हैं, सम से ले लीजिए समता 1, और सत से ले लीजिए स्वतंत्रता 2, और शोध में सो ले लीजिए, ये इससे हो जाएगा शोषण के विरोध अधिकार, ये 3 नंबर, और ध से ले लीजिए धार्मिक, ये 4 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता, और ये संस्कृति और शिक्षा को एक साथ ले लीजिए, 5वां नंबर हो गया, और संवैधानिक उपचार ये 6ठा नंबर हो गया। तो समता का अधिकार, तो कौन कौन से अधिकार हो गए? समता का अधिकार, उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए शोषण स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद में शोषण के विरोध अधिकार, और उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद में आ जाइए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद में आ जाइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो समता का अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। जो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है, और शोषण और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है, और शोषण के विरोध अधिकार जो है यह दिया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में। उसके बाद में जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। अभी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है आजकल, इस पर हम अलग से बातें करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 एवं 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1900 या अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 31 पहले ही बता चुका हूँ कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में दिया गया है, और इसको हम कैसे याद रखेंगे? जब बराबरी की बात होती है, समता की बात होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि अरे कानून के सामने तो सब लोग बराबर ही है। तो वही बात यही है, जो सबसे पहले है
यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर है। जब कानून के समक्ष सब लोग बराबर है तो फिर धर्म, जाति, लिंग, ये तो कुछ इसके आधार पर तो कोई भेदभाव रह ही नहीं जाएगा। तो जब अनुच्छेद 14 आपको याद हो गया कि भाई कानून के सामने सब लोग बराबर है, तो अनुच्छेद 15 तो यही तो बोलता है, उसी को थोड़ा बढ़ा के बोलता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी लो याद हो गया आप लोगों को। अब चलिए, जब धर्म, जाति, लिंग, स्थान इसके आधार पर कोई भेदभाव रह ही नहीं जाएगा, तो ये बताइए कि जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कोई भेदभाव होगा? नहीं होगा। तो फिर अवसर की समानता, है ना, मतलब नियोजन में अवसर की समानता, तो ले ये भी याद हो गया। तो जब अवसर की समानता होगी, इसका मतलब कि एक नीची जाति का आदमी भी IAS अफसर बन सकता है। तो जब नीची जाति का IAS अफसर बन जाएगा तो उसके अंदर काम करने वाले बड़े जाति के लोग उसको सैल्यूट मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे। तो फिर छुआछूत रह जाएगा, वहीं तो अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। तो ये बताइए, छुआछूत रहा कि गया? छुआछूत का अंत हो गया ना अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत है। अंग्रेज़ के ज़माने में जो भी उपाधि दिए जाते, जैसे केसर हिंद, राव साहब की पता नहीं, राय साहब की उपाधि, ये सब ऐसे दिए जाते थे, जो उपाधि उनका अंत कर दिया गया। हालांकि जो शिक्षा संबंधी उपाधि है वो अभी भी है। जो सैनिकों को उपाधि दिए जाते हैं वो भी है, जैसे कि सैनिकों को वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र उपाधि दिए जाते हैं। शिक्षा में दिए जाते हैं डॉक्टरेट की उपाधि या पद्म भूषण की उपाधि, पद्म विभूषण की उपाधि, ये सारे उपाधि इनका अंत नहीं किया गया। ये अनुच्छेद 18 में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ दिया हुआ है। लेकिन जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो उपाधियाँ दी जाती थी उसका अंत कर दिया गया। अब आते हैं, समानता का अधिकार तो हो गया अनुच्छेद 14 से 18, बिल्कुल समझ गए आप लोग। चलिए, अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में दिया गया है। 19 से लेकर के 22 में दिया गया, लेकिन हम अभी अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। जैसे अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता। अरे भाई, जो सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिया जाएगा वो बोलने का ही तो दिया जाएगा। जब आपको बोलने दिया जाएगा तो उससे बड़ा रूप क्या हुआ? सभा करने की स्वतंत्रता। जब आप बोल पाएंगे तभी तो सभा कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब कि, लेकिन उसमें ऐसे नहीं कि कैसा भी सभा आप कर देंगे बिना अस्त्र शस्त्र का। और जब सभा कर पाएंगे तो आप संघ भी बना पाएंगे, ये भी बिना अस्त्र शस्त्र का और संवैधानिक रूप से। जब संघ बनाएंगे तो आप उसका प्रचार प्रसार के लिए घूमेंगे कि नहीं? तो अनुच्छेद 19D में आवागमन के बारे में है, मतलब कि आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। और जब कहीं भी आ जा सकते हैं तो मान लीजिए आप केरल चले गए, कहीं और चले गए, राजगीर चले गए और वो जगह पसंद आया तो आप वहाँ बसने का मन हुआ तो बस पाएंगे कि नहीं? तो मतलब कि आप देश में कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को अपवाद में रखा गया था, लेकिन जब 370 पास हो गया तो ये भी अपवाद अब खत्म हो चुका है, तो कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 से पहले ही बता चुका हूँ, अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ चुका है। और 19G मतलब कि कहीं भी जब आप निवास करेंगे तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब खाने पीने के लिए कुछ चाहिए मतलब व्यापार व्यवसाय करना होगा कि नहीं? तो ये भी व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ये हो गया अनुच्छेद 19 के बारे में डिटेल से। अब जैसे प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है तो ये भी तो बोलने के अधिकार में आता है ना, तो इसको भी 19A में रखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को भी 19A में रखा गया है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस, मतलब इंटरनेट पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी आपका अधिकार है। और वो 19A के अंतर्गत इसको भी रखा गया है, इंटरनेट एक्सेस को और प्रेस की स्वतंत्रता को। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं।